हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समाकलन इंटीग्रेशन, जो कि 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी सिलेबस का, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने डिफरेंशियल बहुत अच्छे से किया है तो आपको समाकलन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप समाकलन को भी आसानी से कर सकते हैं। यह जो समाकलन चैप्टर है वो अवकलन का प्रतिलोम है, इसलिए इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रत्यय अवकलज भी कहा जाता है। प्रत्यय अवकलज भी समाकलन को बोला जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो समाकलन की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है? परिभाषा इस प्रकार हम दे सकते हैं कि किसी फलन का अवकलन, किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने, किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम, किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया। कैसी संक्रिया? इनवर्स ऑपरेशन। प्रतिलोम संक्रिया को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने के प्रतिलोम संक्रिया को अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। इसीलिए इसको प्रत्यय अवकलज भी कहते हैं। इसका जो साइन है, जो इसको डिनोट करते हैं समाकलन को, इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। ये इसका सिंबल है। ये क्या है? ये सिंबल एस का एक विकृत रूप है। जैसे हम एस बनाते हैं तो एस को अगर हम इस तरह से पकड़ के खींच दें तो इसका साइन कैसा हो जाएगा? ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये एस का विकृत रूप है। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सम। तो ये जो सिंबल बना है समाकलन का सिंबल सम के जो प्रथम अक्षर है एस, उसके विकृत रूप से बना है। जो सम का प्रथम अक्षर है एस, उसके विकृत रूप से समाकलन का सिंबल लिया गया है। इसका ये प्रतीक लिया गया है, उसका ये विकृत रूप है। इसका मतलब क्या है कि जो समाकलन है एक योग की एक विशेष विधि है, यानी योग करने की एक विशेष विधि है। समाकलन को यह भी कह सकते हैं कि समाकलन क्या है? एक योग करने की विशेष विधि है। इसीलिए इसका जो सिंबल है वो सम से लिया गया है, योगफल से लिया गया है। और सिंबल इस तरह का क्यों है? क्योंकि जो योग का प्रथम अक्षर होता है, सम का प्रथम अक्षर होता है, उसका विकृत रूप ये है। इसको दर्शाते कैसे हैं? जैसे ये लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ये इसका सिंबल है। डी एक्स का मतलब क्या है? डी एक्स का मतलब है कि हम एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। हमने एक्स के सापेक्ष समाकलन किया है। हमने क्या किया है? एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन किया है। और इसके बाद जो x है, x हमारा यहाँ पर क्या है? या एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स हमारा फंक्शन है, वो फलन है जिसका हमने x के सापेक्ष समाकलन किया है। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जिस फलन का समाकलन किया जाता है
उस फलन को कहते हैं समाकल्य। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उस फलन को समाकल्य कहते हैं। और जो समाकलन करने के बाद हमें आंसर प्राप्त होता है उसको कहते हैं समाकल। तो ये कुछ बातें हैं, ये इसका सिंबल हो गया। इसका मतलब हम x के सापेक्ष किसी फंक्शन का समाकलन कर रहे हैं। अगर यहाँ y होता तो उसका मतलब होता हम y के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से जो जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है उसको, उस फलन को क्या कहते हैं, जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसको समाकल्य कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, जिसके आधार पर आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये तो कुछ बातें थी। अब सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का करना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस के 1 अपॉन में n प्लस के 1 और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसमें प्रत्येक में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिया जाता है, क्योंकि समाकलन दो प्रकार की से होता है। एक है इस समाकलन की विधि, एक निश्चित समाकलन होता है, एक अनिश्चित समाकलन होता है। ये एक अनिश्चित समाकलन है, इसलिए इसमें हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का प्रयोग करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस के 1। और यहाँ पर एक आपको बात याद रखनी है, n का मान कैसा होगा, कभी भी नेगेटिव 1 के बराबर नहीं लेना। अगर 1 के बराबर है तो उसका अलग कोई फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स की पावर dx का। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा लॉग बेस में e x और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। प्रत्येक में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमें यूज़ करना है। इसी तरह से थर्ड फार्मूला, अगर हमें a की पावर x का फॉर्मूला देखना है तो a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा a की पावर x अपॉन में लॉग बेस में e और a। इसी तरह से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। फोर्थ फार्मूला देखें, e की पावर x का करना है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है और प्लस के इंटीग्रेशन c। तो हमने ये पढ़ा था कि log x का जब हम डिफरेंशियल करते थे तो log x का डिफरेंशियल क्या होता था, 1/x होता था। तो अब 1/x का इंटीग्रेशन log ex होगा। इसी तरह से ex का इंटीग्रेशन ex ही था और डिफरेंशियल भी ex है और इंटीग्रेशन भी ex ही रहेगा। आगे देखते हैं कुछ। अब ये तो हो गए अलजेब्रिक फंक्शंस के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले देखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स किसका डिफरेंशियल होता था, कॉस एक्स का होता था। तो इसका मतलब क्या है, जो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, वो कॉस एक्स प्लस के सी होगा और साथ में क्या आएगा, माइनस के। इसी तरह से 6, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स होगा और प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अगर हम अगले फॉर्मूले की बात करें, साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अगर हम बात करें टेन के अवकलन की, तो टेन एक्स का जो अवकलन होता था वो क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था। तो अब यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन निकालेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, टेन एक्स होगा, क्योंकि टेन एक्स का जो डिफरेंशियल है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसलिए अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, टेन एक्स। इसी तरह से सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स निकालना है। तो ये किसका फॉर्मूला था अवकलन में, ये सेक एक्स का फॉर्मूला था। तो यहाँ भी सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा, सेक एक्स होगा। नॉर्मल फॉर्मूला देखते हैं। इसी तरह से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये किसका फॉर्मूला था? ये अगर हम कोसेक एक्स का डिफरेंशियल करते थे तो कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या आता था? माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसीलिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस के कोसेक्स होगा। क्योंकि ये प्रति अवकलज है तो ये इस अवकलज है, इसलिए जो डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले थे वही इसमें उसके उल्टे फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये किसका था? तो अगर हम कॉट एक्स का अवकलन करते थे तो कॉट एक्स का अवकलन कोसेक स्क्वायर एक्स होता था। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो माइनस के कॉट एक्स हो जाएगा। तो ये हो गए आपके कौन से फॉर्मूले हो गए? ये फॉर्मूले हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब ये भी आपको ध्यान रखने हैं, इसमें जिसके साथ सी है उसके साथ नेगेटिव आ रहा है और साथ में एक साइन के साथ भी नेगेटिव है। 3 इसमें नेगेटिव होते हैं और 3 इसमें पॉजिटिव होते हैं। अब इन्वर्स वाले फॉर्मूले देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स इन्वर्स वाले फॉर्मूले 11। अगर हमें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो हमने पढ़ा था कि साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशियल था वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। इसलिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल साइन इन्वर्स एक्स प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी होगा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसका अवकलन था? तो ये tan x का था। tan इनवर्स x का जब हम अवकलन करते थे तो वो क्या आता था? tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता था। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। 13 फॉर्मूला है हमारा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx। ये किसका था? ये सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला था। जब हम सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशियल करते थे तो सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/x एक्स स्क्वायर माइनस के 1 आता था। अब 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रल करेंगे वो सेक इन्वर्स एक्स आएगा। ये एक फॉर्मूला आपका ये है। तो आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इंटीग्रेशन करने में आपकी मदद करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप कुछ इन फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपके फॉर्मूलों का रिवीजन हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपके फॉर्मूलों का यूज़ करना सीख जाएं। जैसे कि मान लो हमें x की पावर a का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर a का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के सापेक्ष करना है। किसका करना है? x की पावर a का करना है। तो x की पावर a का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये a की x की पावर n वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है कि x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष तो उसका फॉर्मूला होता है वो x की पावर n प्लस के 1/n+1 होता है और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू वो a है। तो हमें n की जगह पर a यूज़ करना है। तो जब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन करने पर x आएगा, n+1 आएंगे, n की जगह पे आ जाएगा a प्लस के 1 अपॉन में आ जाएगा n+1 यानी a प्लस के 1। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और प्लस के कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो x की पावर 9 का हमें इंटीग्रेशन करना है, x के सापेक्ष करना है। तो x की पावर 9 का जब x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से यही फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो यहाँ पर n का मान कितना है? यहाँ n का मान अब 9 है। तो क्या फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो हो जाएगा n की जगह पर 9 प्लस के 1 और यहाँ कितना आ जाएगा? 9 प्लस के 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 10, यहाँ भी आ जाएगा 10 और प्लस के c। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूलों का हमें यूज़ करना है। अगर मान लो थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, t की पावर q का हमें इंटीग्रेशन करना है। किसके सापेक्ष? अब मान लो t के सापेक्ष करना है। जब t के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो यही फॉर्मूला यूज होगा इसमें x की पावर n वाला। यहाँ पर अब n का मान 3 हो गया है, तो क्या यूज़ करेंगे, t की पावर 3 + k1 अपॉन में 3 + k1 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो सॉल्व करके लिखने के बाद कितना हो जाएगा, तो इसका हमें मिलेगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस के c। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल, अगर टी क्यू दे रखा है, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना हो। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष इसका अवकलन, यहाँ t है यहाँ x है, तो जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो इसका अवकलन टी क्यू कॉन्स्टेंट है, अलग हो जाएगा और हम केवल यहाँ 1 मान लेंगे और dx, तो यहाँ पर टी क्यू का जो अवकलन निकल के आएगा टी क्यू इंटू एक्स प्लस के सी, यानी एक्स टी क्यू प्लस के सी निकल के आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला एक और याद रखना है 14, कि यहाँ पर जो इंटीग्रल होगा कांस्टेंट का, अगर जो अचर राशि का जो अवकलन होगा कांस्टेंट का, तो अचर राशि का कांस्टेंट यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, उसका जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही हमारा निकल के आएगा। अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो उस कांस्टेंट राशि का अवकलन समाकलन x होगा, अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो उस कांस्टेंट राशि का समाकलन भी y होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने t दे रखा था, x के सापेक्ष अवकलन करना था, अगर इसका हमें अवकलन करना होता टी क्यू का x के सापेक्ष, अगर हमें इसका अवकलन करना होता तो इसका सीधे 0 हो जाता, लेकिन इंटीग्रल में ऐसा नहीं होगा। जब इंटीग्रल में हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे और भले ही वो किसी दूसरी राशि का फलन है तो भी उसका समाकलन 0 नहीं होगा, उसका समाकलन क्या होगा, उसका समाकलन t होगा, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो उसके साथ आ जाएगा, यानी x के सापेक्ष करें तो x आ जाएगा और अगर किसी अन्य के सापेक्ष कर रहे हैं तो वो राशि आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रल में किसी भी राशि का समाकलन 0 नहीं होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो 5वां एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको z की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना है, z के सापेक्ष ही करना है, तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, z की पावर 1/2 प्लस के 1 इंटीग्रेशन करने पर 1/2 माइनस में प्लस के 1 और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ से 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो z की पावर 1/2 बचेगा और अपॉन में क्या बचेगा, 2 एकम 2 1/2 प्लस के c, 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा 2 z की पावर 1/2 प्लस के c। इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगले और एग्जाम्पल लेते हैं। हमें dx अपॉन x की पावर 4 का मान लो समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x4 को हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा x की पावर -4 dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की पावर -4 प्लस के 1 अपॉन में हो जाएगा -4 प्लस के 1 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब यहाँ से देखिए x की पावर -4 प्लस के 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर -3 बचेंगे और यहाँ भी -3 बचेंगे प्लस के c। इसको लिख सकते हैं -1/3 x की पावर -3 प्लस के c। माइनस वालों को ऊपर नहीं छोड़ते, अपॉन में ले आते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं -1/3 x³ प्लस के c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से आपको इसके इंटीग्रेशन करने हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपको x की पावर -5/3 का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो n की वैल्यू कितनी हो गई, -5/3 हो गई, तो n की जगह पर -5/3 आ जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर आ जाएंगे -5/3 प्लस के 1, अपॉन में भी कितना आ जाएगा, -5/3 प्लस के 1 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5/3 है प्लस के 1, फ्रैक्शन करनी है, 3 एकम 3 में से 5 कम कर देंगे तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस के आएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x की पावर -2/3, ऐसे यहाँ जाएगा 3 एकम 3 में से 5 कम करेंगे -2/3 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा।
अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 पहुँचेगा ऊपर, 2 आ जाएंगे नीचे, माइनस का माइनस रहेगा, एक्स की पावर माइनस के 2/3 प्लस के सी रहेगा। अब इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो जब आगे सॉल्व करेंगे 3/2 का, तो 3/2 नेगेटिव रखते नहीं तो इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 2/3 प्लस के सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है dx x रूट x का। तो इसका जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो इसका एग्जाम्पल कैसे, इसका जब आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा। जिसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के 1/2। जब आधार सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो इन पावरों को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ से ये तो dx हो गया, यहाँ से 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएंगे, यानी x की पावर 3/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी पहले इसको अंश में लेके जाना पड़ेगा। अंश में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी पावर 3/2 dx। अब इसका x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। जब x के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से x की पावर माइनस के 3/2 प्लस के 1, और यहाँ आ जाएगा 3/2 प्लस के 1। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2, यानी 2 में से 3 कम हो जाएंगे तो माइनस के बचेंगे x की पावर में 1/2। ऐसे ही नीचे भी बचेंगे -1/2। अब इसको माइनस में लिखा हुआ है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c लगाना होता है हमें। इसको 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -2/1। इसी तरह से जब इसको प्लस बनाएंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस के c। आगे सॉल्व करेंगे तो -2 और अपॉन में हो जाएगा √x। 1/2 का मतलब होता है √x प्लस के c। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं। मान लो हमें इस अवकलन करना है bx प्लस a का x के सापेक्ष। इसका जब समाकलन करेंगे bx प्लस a का x के सापेक्ष, तो जब इसका समाकलन करने जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास अब ये है, लेकिन अब ये कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट के ऊपर x प्लस के a लिखा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यानी a की पावर x वाला। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो a की पावर x फॉर्मूले में क्या होता है, a की पावर x के फॉर्मूले में क्या है, ये तो आ जाएगा 2 की पावर b है यहाँ पर, तो b की पावर a की पावर x आता था तो b की पावर सेम टू सेम ऐसे ही x प्लस के a आ जाएंगे, और अपॉन में कितना आ जाता है log e बेस a। तो एक ही जगह पर यहाँ पर कितना है, एक ही जगह पर यहाँ b है,